नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं, जहां पाकिस्तान के साथ सीज फायर के 51 घंटे बाद पीएम मोदी ने सोमवार रात 8 बजे देश को संबोधित किया। अपने 22 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, आतंकवाद, सिंधु जल समझौते और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन आतंकियों ने हमारी मां बहनों का सिंदूर मिटाया, हमने उन्हें मिटा दिया। हमारे ऑपरेशन में 100 से ज्यादा खूंखार आतंकवादी मारे गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की गुहार पर भारत ने संघर्ष रोकने की सहमति दी है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन को केवल स्थगित किया है। पाकिस्तान का रवैया देखकर आगे का एक्शन तय करेंगे। हम पाकिस्तान से आतंकवाद और पीओके पर ही बात करेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। देश के नाम अपने संबोधन में साफ तौर पर उन्होंने इशारा किया और कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं सहेंगे और आतंक के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। सोमवार रात 8 बजे पीएम देश को संबोधित कर रहे थे। 22 मिनट का उनका भाषण रहा और अपने इस भाषण में प्रधानमंत्री ने पहलगाम से लेकर ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, आतंकवाद, सिंधु जल समझौते और पॉक, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। हमारे साथ हमारे इनपुट हेड राजीव शर्मा जुड़ गए हैं इस खबर पर। उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। राजीव, तमाम देशवासियों को इंतजार था कि प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधन कब करेंगे। वह पल भी आया। उन्होंने 22 मिनट का भाषण दिया। पहलगाम से लेकर ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, पॉक, तमाम मुद्दों पर बातचीत की। क्या कुछ अन्य हाइलाइट्स रहे प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के, और इस पूरे भाषण के बारे में यदि थोड़ा समझना हो, समझाना हो, तो वह क्या होगा? कुणाल, सबसे पहली बात तो ये कि जो सारे लोग कह रहे हैं कि ये सीज फायर है, तो मोदी ने कल ये बता दिया लोगों को, पूरी दुनिया को बता दिया, ये सीज फायर नहीं है, ये ऑपरेशन हॉल्ट है, ये ऑपरेशन स्टे है, ये ऑपरेशन का स्थगन है। सिर्फ जो ऑपरेशन सिंदूर चालू किया गया था उसमें एक स्टे है, एक हॉल्ट दिया गया है सिर्फ, वो भी पाकिस्तान के मिन्नतें करने के बाद। सबसे पहला क्लियर मैसेज ये था। दूसरा मैसेज ये था कि इसमें किसी की मध्यस्थता नहीं है। पाकिस्तान ने मिन्नत की तो उस मिन्नतों पर हमने गौर किया, उसे रोक दिया। तीसरी चीज ये थी कि अब जो नया नॉर्मल है, मतलब जो सामान्य अवस्था है, वो ये कि टेरर और टॉक साथ साथ नहीं चलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर अब ये नॉर्मल सिचुएशन है, न्यू नॉर्मल है। मतलब ये कि अब अगर टेरर होता है तो उसे वॉर अगेंस्ट इंडिया माना जाएगा। चौथी जो चीज आई उसकी वो ये कि जितनी भी ये जो अभी ऑपरेशन हॉल्ट किया गया है, इससे जो बाकी सारी चीजें हैं वो प्रभावित नहीं होती। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी अगर वो एबियंस में रखी गई है तो वो एबियंस में ही रहेगी।
पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड नहीं होगा तो नहीं होगा, पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं होगी तो बात नहीं होगी, अगर बात होगी तो अब पीओके पर बात होगी, अब बात होगी तो टेरर को खत्म करने पर बात होगी। तो ये मोदी ने कुछ सारे टेक्स हैं जो क्लियर किए, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक के नाते मेरा सवाल ये उठता है इतने पूरे 22 मिनट के भाषण में, आप ये बताइए कि जो 22 अप्रैल को जो लोग मारे गए वो प्रिपरेटेड कहाँ हैं, वो आतंकवादी कहाँ हैं? आपने डेनियल पर्स के हत्यारे आतंकवादी को मार दिया, अच्छा किया। आपने 26/11 के आतंकवादियों को मार दिया, अच्छा किया। आपने और भी बड़े बड़े आतंकियों को मार दिया, बहुत अच्छा किया। आपने टेरर कैंप उड़ा दिए, बहुत अच्छे किए, होना चाहिए था। लेकिन वो जो 22 अप्रैल को जो घटना हुई उसमें जो शामिल थे 6 लोग, क्या उन्हें धरती में समा गए वो, या उन्हें आसमान खा गया? ये बहुत बड़ा सवाल है राजीव। ये तो सवाल है, लेकिन जिस ओर पीएम इशारा कर रहे थे, क्या वो ब्रॉडर पिक्चर की तरफ इशारा कर रहे हैं? उन्होंने इंगित किया कि उनके इस ऑपरेशन में, हमारे ऑपरेशन में 100 से ज़्यादा खूंखार आतंकवादी मारे गए, जिन्होंने माँ बेटियों के साथ अन्याय किया, उनके पतियों को इस दुनिया से विदा किया, उनमें से 100 की संख्या में लोगों को ऊपर पहुंचा दिया गया। ये किस ओर इशारा था? पुरानी घटनाओं के बारे में है, क्योंकि कोई भी आदमी मारा जाएगा निश्चित रूप से वो किसी का भाई होगा, बेटा होगा, पति होगा, है ना? ये उनके लिए है। ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने आतंकवादी को मारा, लेकिन 22 तारीख के जो प्रिपरेटर्स हैं वो अभी तक नहीं पता चला है। आज उनके स्केचेस जो है, उनके फोटो जो हैं वो कश्मीर में वैली में आज चिपकाए गए। तो उसी के बाद से मेरे मन में आया कि आज जो इनके अगर आप पोस्टर चिपका रहे हैं तो इनको क्यों नहीं अभी तक न्यूट्रलाइज किया गया? क्यों हमारी जो खुफिया एजेंसियां हैं वो क्या कर रही हैं, हमारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? उन 6 लोगों को नहीं घूमना। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपने सैकड़ों आतंकवादी को मार दिया होगा, उससे भी ज्यादा मरे होंगे, लेकिन पाकिस्तान तो खुद एक टेरर स्टेट है भाई साहब। उसका चीफ, उसका राजीव, आपकी आवाज़ आने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े। आपने जो भी जानकारी दी उसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। उस बीच अगली बड़ी खबर कश्मीर से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को संबोधित करने के कुछ ही घंटे बाद जम्मू में संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं। सोमवार की शाम में जम्मू के सांबा जिले के इंटरनेशनल बॉर्डर के पास ड्रोन पाया गया। वहीं पंजाब के जालंधर में भी सेना ने एक सर्वेलेंस ड्रोन मार गिराया। सीमा रेखा पर ड्रोन दिखने का मामला भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ की बैठक के कुछ ही समय के बाद सामने आया। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने कहा है कि स्थिति शांत है, पूरी तरह से अंडर कंट्रोल है। फिलहाल दुश्मन के किसी ड्रोन की सूचना नहीं है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको बता रहे हैं, जहां लगातार पाकिस्तान के बाज नहीं आने के बारे में यह घटना है। रात में संदिग्ध ड्रोन जम्मू में देखे गए हैं और पीएम नरेंद्र मोदी के देश को संबोधित करने के कुछ ही घंटे बाद जम्मू में ये ड्रोन देखे गए हैं। सोमवार की शाम में जम्मू के सांबा ज़िले के इंटरनेशनल बॉर्डर के पास ड्रोन्स पाए गए हैं। पंजाब के जालंधर में भी सेना ने एक सर्वेलेंस ड्रोन को मार गिराया है। सीमा रेखा पर ड्रोन दिखने का यह मामला है। भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ की बैठक के कुछ समय बाद इन ड्रोन्स को देखा गया है। हालांकि फोर्सेस ने कहा है कि स्थिति शांत है, अंडर कंट्रोल है और दुश्मन के किसी ड्रोन होने की अभी सूचना नहीं है, इसलिए घबराने की बात नहीं। तो ये खबर बड़ी आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं। लगातार इंटरनेशनल बॉर्डर के पास ड्रोन्स दिख रहे हैं और उनका सिलसिला जारी है। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और तनाव के बाद जो अभी
एक तरह से सीज़ फायर हुआ है और उसके बाद शांति और पहल और बैठक, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तमाम वार्ताएं हो रही है। उस बीच ड्रोन्स भी लगातार लोकेट किए जा रहे हैं इंटरनेशनल बॉर्डर के पास, जो चिंता का विषय है। तो ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से हम आपको बता रहे हैं, जहां पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है और लगातार वहां ड्रोन्स लोकेट किए जा रहे हैं। वहीं इस बीच अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 8 साल में न केवल अपराधियों पर कार्रवाई की है, उसका बुलडोजर चलाया गया है, बल्कि प्रदेश में आतंकवादी संगठनों के स्लीपिंग मॉड्यूल यानी जो सहयोगी हैं और असामाजिक तत्वों पर भी शिकंजा कसा है। उत्तर प्रदेश में न सिर्फ आतंकियों के नेटवर्क को ध्वस्त किया गया है, बल्कि टेरर फंडिंग, धार्मिक उन्माद, फर्जी दस्तावेज, विदेशी घुसपैठ पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आतंक पर वार से जुड़ी हुई। 8 सालों में आंकड़ों के लिहाज से बात की जाए तो 230 दुर्दांत अपराधियों को ढेर किया गया है। इसके साथ ही 142 स्लीपर सेल से जुड़े लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो यह बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार बुलडोज़र एक्शन के लिए जानी जाती रही है और उनका बुलडोज़र केवल अपराधियों पर कार्रवाई के नाम पर नहीं चलाया गया है, बल्कि जो आतंकवादी संगठन के स्लीपर सेल्स होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं, उन पर भी काफ़ी हद तक शिकंजा कसा गया है। आतंकियों के नेटवर्क को तो ध्वस्त किया ही गया है, जबकि टेरर फंडिंग, धार्मिक उन्माद, फर्जी दस्तावेज, विदेशी घुसपैठ, इन सारी चीज़ों पर भी सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह जुड़ गए हैं इस खबर पर, उनका रुख करेंगे। आनंद, लगातार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के बारे में जब जब बात होती है, बात बुलडोजर एक्शन की होती है, लेकिन गौर करने वाली बात है जो इस खबर में है कि बुलडोजर एक्शन सिर्फ अपराधियों के खिलाफ नहीं चलाया गया है, बल्कि उनके सहयोगी आतंकवादी संगठन के स्लीपिंग सेल्स, उनके खिलाफ भी चलाया गया है। आंकड़े जारी किए हैं, इन आंकड़ों के बारे में भी बताइए और यह बताइए कि यह जो उपलब्धि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की है, इस क्या मायने रखती है? बिल्कुल कुणाल, देखिए योगी सरकार की ने पूरी शक्ति बढ़ा दी है। आतंकवाद से जुड़ी जो तमाम गतिविधियां हैं उस पर किस तरह से लगाम लगाई जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और एक लंबी सीमा नेपाल से लगती है और जो खुफिया एजेंसियां हैं वो लगातार इस बात की इनपुट देती रहती हैं कि कई बार जो नेपाल की सीमा है, जो सीमावर्ती जिले हैं, वहां से गतिविधियां संचालित की जाती हैं। इसको देखते हुए जब पहलगाम का आतंकी हमला हुआ उसके बाद से योगी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। न सिर्फ जो सीमावर्ती क्षेत्रों में 0 माइलस्टोन से 15 किलोमीटर अंदर तक जितने भी अवैध अतिक्रमण है, चाहे वो मदरसे हो, चाहे वो मजारे हो या अन्य अतिक्रमण हो, न सिर्फ उनको हटाया जा रहा है, साथ ही साथ पूरे प्रदेश में जो आतंकवाद का जो एक कह सकते हैं मॉड्यूल है, जो स्लीपिंग मॉड्यूल है, उसको क्रैक किया जा रहा है। चाहे वो अरेस्टिंग की बात हो, चाहे वो तमाम दूसरी प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हो। 142 स्लीपिंग मॉड्यूल को अब तक यानी को अरेस्ट किया जा चुका है, एक को ढेर किया जा चुका है। ये आंकड़े जारी किए हैं योगी सरकार ने और ये 2017 से ये आप कह सकते हैं कि 2017 के बाद से लगातार जो कार्रवाई की जा रही है आतंकवाद की भीड़ तोड़ने के लिए केंद्र सरकार कर रही है, उसमें जो सहयोगी बनकर सबसे बड़े प्रदेश के तौर पर उत्तर प्रदेश अभी तक उभर कर सामने आया है। बहुत धन्यवाद आनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और यह जानकारी देने के लिए। तो हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमें बता रहे थे कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए आतंकवाद के खिलाफ संकल्पित है और उसके खात्मे के लिए प्रयत्नशील भी है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो काफ़ी मायने रखते हैं। 8 सालों की बात की जाए, जो 2017 से उसके बाद के फिगर्स आए हैं, तो 230 दुर्दांत अपराधियों को तो केवल ढेर कर दिया गया है, लेकिन स्लीपर सेल्स जो हैं 142 स्लीपर सेल से जुड़े लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। और अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में नागरिक सैन्य समन्वय के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है।
इस बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और तीनों सेनाओं के अधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में सेना के लेफ्टिनेंट जनरल पवन चड्ढा, सेना के कर्नल संदीप सील, नौसेना के एडमिरल अनिल जग्गी, नौसेना कमांडर नीतीश गर्ग, एयर वाइस मार्शल रजत मोहन, एटीएस के प्रतिनिधि, होमगार्ड के प्रतिनिधि, रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि, जेएनपीटी के प्रतिनिधि, बीपीटी के प्रतिनिधि, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के प्रतिनिधि और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। तो महाराष्ट्र से यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां नागरिक सैन्य समन्वय को लेकर सीएम फडणवीस की अहम बैठक हुई है। फडणवीस खुद भी मौजूद थे, उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के वह भी मौजूद थे, यानी उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार। इसके साथ ही तीनों सेनाओं के अधिकारी भी उपस्थित थे और तमाम अन्य लोग भी यहाँ पर मौजूद थे और कई एजेंसीज के प्रतिनिधि भी इस बैठक में, अहम बैठक में शामिल हुए। हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत सोनी भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। सरबजीत, काफ़ी इम्पोर्टेंट बैठक, यदि इसे कोऑर्डिनेशन के लिहाज से समझा जाए, ये बैठक किस चीज़ के लिए थी, कौन कौन और लोग इसमें उपस्थित हुए और इस बैठक से निकल कर क्या आया है सरबजीत, हमारे दर्शकों को बताइए। जी, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस की बैठक हुई थी, बैठक वर्षा बंगले में की गई थी, जिसमें सेना अधिकारी के बड़े बड़े वहाँ पे मौजूद थे, बड़े, और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम और सीएम और डीजीपी, महाराष्ट्र के डीजीपी ये वहाँ पे मौजूद थे। बड़े पैमाने पर सुरक्षा को लेकर इंतजाम, कैसे इंतजाम होगा और किस तरह से तैयारियां हैं, उसको लेकर जायजा लिया गया था। हालांकि इसमें निर्देश भी दिए गए थे। मुंबई में जिस तरह से भीड़भाड़ इलाका है, वहाँ पर सुरक्षा को लेकर कैसे इंतजाम किए जा रहे हैं, समुद्री परिसर है और जो टूरिज्म पॉइंट है उसको कैसे सुरक्षा की जा रही है, इसको लेकर तमाम चर्चाएं की गई थी। चर्चाओं के बाद पूरी तरह से ब्यौरा बताया गया है कि किस तरह से सुरक्षा को लेकर कड़े चाक चौबंद लगाने हैं और किस तरह से अलर्ट मोड पे रहना है कि जो है स्कैनिंग से लेकर जो एंट्री गेट है वहाँ पे भी किस तरह सुरक्षा करनी। तो पूरी तरह से ये जो मीटिंग हुई थी, ये बैठक हुई थी, सुरक्षा को लेकर जो है अहम चर्चा की गई है। तो क्या नागरिकों के हितों के बारे में भी बातचीत की गई, क्योंकि नागरिक और सैन्य कोऑर्डिनेशन की बात की गई थी, तो एक तरह से जो दूरी होती है नागरिकों और तमाम अधिकारियों के बीच में, उसे भी पाटने, सहूलियत प्रदान करने की ओर इशारा किया गया। जिस तरह से नागरिकों को लेकर पे उनके बढ़ाव के लिए भी जिस तरह से और जिस तरह से पाक का और भारत का जिस तरह से ये मामला चल रहा है, इसको देखते हुए सोशल मीडिया पर भी काफी जो है अफवाहें उड़ाई जाती हैं, इसको लेकर भी चर्चाएं वहाँ पे बात की गई थी कि सोशल मीडिया पे किस तरह से लोगों को जागरूक करना है। हालांकि जो गलत खबर जो चलाई जाती है, सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाई जाती है, उन पर किस तरह से रोकना है, तो सुरक्षा को लेकर जो है ये बैठक की गई थी। ठीक है, बहुत धन्यवाद सरबजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और इस बीच अगली बड़ी खबर पंजाब से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां पंजाब पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑपरेशन कर एक बड़े ड्रग और हवाला गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि तुर्की से संचालित इस नेटवर्क का संचालन नवप्रीत सिंह भुल्लर कर रहा था। पुलिस आयुक्त के अनुसार राजस्थान के बीकानेर निवासी प्रदीप शर्मा और लुधियाना निवासी मणि शर्मा दोनों बड़े कारोबारी हैं। पुलिस ने इनके पास से करीब 1 करोड़ रुपए का हवाला धन और 1 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। प्रदीप शर्मा के बारे में बात करते हुए कमिश्नर ने कहा कि उन्होंने MBA किया है। यह काम बड़े पैमाने पर नशीली दवाओं के व्यापार में शामिल है। यह गिरोह ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हेरोइन मंगवाता था, जिसे बाद में पंजाब पहुंचाया जाता था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह गिरोह पिछले 6 महीने से सक्रिय था और अंतर्राष्ट्रीय हवाला नेटवर्क के जरिए फर्जी लेन देन के जरिए मादक पदार्थ की खेप भेजता था। पुलिस अभी भी जांच कर रही है, इसके बाद और गिरफ्तारी भी संभव है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय नार्को हवाला गिरोह का, जिसका भंडाफोड़ किया गया है पंजाब पुलिस की तरफ से। खास बात यह है कि यह पूरा नेटवर्क तुर्की से चलाया जा रहा था। जो अहम व्यक्ति इस पूरे नेटवर्क के संचालन में जुड़ा हुआ था वह है नवप्रीत सिंह भुल्लर,
जो हवाला नेटवर्क को चला रहा था। 3 लोगों की हालांकि गिरफ्तारी भी की गई है। राजस्थान के बीकानेर निवासी और लुधियाना निवासी भी इसमें शामिल है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।